नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी के कुछ पार्ट को लेके है, जीएसटी पे। तो हमारे साथ हमारे कोलीग हैं जिनका एक प्रश्न है कि जीएसटी में ब्याज को लेके। तो शायद पहले सुन लेते हैं कि जो सवाल है इनका वो क्या है। तो आपका सवाल बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि सेक्शन 50 में जीएसटी लेट पेमेंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो किस अमाउंट पे लगता है? ठीक है। तो देखिए, जीएसटी का पेमेंट अगर आप डिले करते हैं, जो भी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए जो भी टैक्स ड्यू है उसका पेमेंट अगर आप डिले करते हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो 18% इंटरेस्ट का प्रोविज़न किया गया है कि 18% का इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे अगर आप टैक्स ड्यू डेट के बाद जमा कर रहे हैं। ठीक है। लाइक अगर हम एक रेगुलर टैक्स पेयर की बात करें तो 20th ऑफ एवरी मंथ उसको जो है जीएसटी का पेमेंट कर देना चाहिए। लेकिन अगर 20 तारीख तक उन्होंने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया तो दैट मीन्स कि फ्रॉम 21st डे 21 तारीख से उन पे ब्याज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि किस अमाउंट पे ब्याज लगाया जाए, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाया जाए। तो देखिए, ये पहले तो बहुत ज़्यादा ये इशू डाइसी था कि किस अमाउंट पे ब्याज लगाया जाए, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं था। ठीक है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन आए हुए हैं इस मुद्दे पे, जिसमें आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया है मेघालय इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में। मद्रास हाई कोर्ट का लैंडमार्क केस है जो कि रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में दिया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट का है लैंडमार्क लाइफ स्टाइल के केस में दिया हुआ है इन्होंने डिसीजन। गुजरात हाई कोर्ट का केस है जो कि इन्होंने अमर कार्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपको पहले एक बर्ड आइज हम बता देते हैं कि जो जीएसटी ड्यू अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो नेट टैक्स पेबल जो आता है। नेट टैक्स पेबल का मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइबिलिटी फॉर टैक्स पीरियड बन रही है, जिस मंथ की जितनी लाइबिलिटी बन रही है उसमें से आप टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसको माइनस करने के बाद जितना टैक्स ड्यू बनता है, यानी कि जो टैक्स आप कैश लेजर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो वेरियस ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हुए हैं उसमें ये है कि भाई जो आप इनपुट परचेज करके ले आते हैं उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो तो आपको अवेलेबल ही होता है, वो तो गवर्नमेंट के पास होता ही होता है, जमा होता है ऑलरेडी। ठीक है। तो वहाँ पे उसे ड्यू नहीं माना जाएगा कि वो टैक्स ड्यू है, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है ऑन पोर्टल पे जो अवेलेबल है वो ड्यू नहीं माना जाएगा, वो ऑलरेडी पेड माना जाएगा। देयरफॉर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपको अवेलेबल होगा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आएगा जो कि नेट टैक्स पेबल बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उस पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा 18% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। 18% का पर ईयर के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट ने बताया है, सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट की बात की गई है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि जहाँ पे बिलेटेड कैश पेमेंट की बात आती है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात नहीं है, बिलेटेड कैश पेमेंट की बात आती है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट उस पार्ट पे करना पड़ेगा। और जो आईटीसी आपका डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है वो बिलेटेड या डिले नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसे ये नहीं कहेंगे कि ये बिलेटेड पेमेंट है या डिले पेमेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को बिलेटेड पेमेंट या डिले पेमेंट नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात और बताऊं कि जो जीएसटी में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं वो दो तरीके से किया जाता है। पहला तो आप बाय यूटिलाइजिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप पेमेंट करेंगे और बाय वे ऑफ कैश लेजर आप पेमेंट करेंगे, कैश के थ्रू, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे जितना पार्ट आप इन कैश लेजर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं उसी पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। क्रेडिट जो आपको अवेलेबल है आईटीसी उस पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होगा। होपफुली आपका ये सवाल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।